आज पूर्णतः प्रयास किया गया समझने का कि सिद्धांतता आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है और एक जो ट्रेडिशन है समझने का उस ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंट व्यापारिक गतिविधियाँ जो यूरोप और भारत से आरंभ हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के साथ होती है या उसके पूर्व ही ये व्यापार भारत का निरंतर यूरोप के साथ बना हुआ था। इसको समझने के लिए हम लोग एक मैप के साथ इस चैप्टर को बारीकी से समझने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे भारत और यूरोप के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पूर्व की व्यापारिक गतिविधियां और व्यापारिक हित और अहित दोनों समझने में आसानी होगी। इस व्यापारिक गतिविधियों का एक ट्रेंड है जो इटली के वेनिस और जिनेवा से शुरू होता है और अरब के यात्रियों के द्वारा जो भारत का माल यूरोप तक स्वेज नहर जब चौड़ीकरण नहीं हुआ और उसके पहले की जो गतिविधियां हैं लाल सागर के साथ और भूमि क्षेत्र से भी जो अरबों के माध्यम से सदैव होता रहा, ये घटनाएं वो हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभ नहीं हुआ था और बाद में पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों के आने के बाद ये गतिविधियाँ जो पूर्व की रही है वो बहुत तीव्र हो गई। एक बार दोनों को कंपेयर करके समझा जाए। एक गतिविधि तो वो है जो पुर्तगालियों के आने के पहले की है। जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसका अर्थ है कि ये एक सागर है जिसको भूमध्य सागर के रूप में देखा जा सकता है। मेडिटेरियन सी के फॉर्म पर समझे इसको कि एक भूमध्य सागर है। ये बड़ा स्पष्ट है कि भूमध्य सागर के नीचे का जो एरिया है वो अफ्रीका है और भूमध्य सागर जहाँ तक लेकर चलता है उसको इसके ठीक बगल से लाल सागर या रेड सी का इलाका है और यूरोप है। यूरोप के देश के नीचे अफ्रीका है। ये जो पार्ट है ये है अटलांटिक ओशन और ये अटलांटिक ओशन अफ्रीका और बाकी दुनिया के देशों को अमेरिका तक जोड़ती है, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत और यूरोप से नए रास्ते की खोज के रूप में काम करेगा। इसको समझने के लिए तरीका बनाया जाए, इसलिए समझा जाए कि यूरोप के देशों में इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, क्योंकि बोर्ड की लेंथ कम है तो मैं थोड़ा सा पॉइंट पे करके चलूँगा। अब ऐसा समझिए कि इटली का एक देश है, इसका नाम है वेनिस और यूरोप का एक सिटी जिनेवा। एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया के बीच में है। तो आप लोग इसको और क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ये लाल सागर को जोड़ती है चीजें। इस भाग में अरब है और भारतीय इंडियन ओशन के साथ साथ भारतीय भूमि भी इस तरफ लगती है। एक दिशा भ्रम ना हो इसलिए ये छोटा सा मैप समझने का प्रयास करिए और इस मैप के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि
भारत के साथ जो यूरोपीय ट्रेड रहा है वो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ आरंभ होता है, या जब ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ और जब व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती रही, उससे पहले भी यूरोप का भारतीयों के साथ व्यापारिक संबंध था जो बहुत मजबूत था और वो यूरोप के व्यापारियों के लिए बहुत लाभदायक और हितकारी भी था। इस बात को समझने के लिए मैं छोटे छोटे पॉइंट पर रखता हूँ। यूँ समझिए कि इटली का एक नगर है वेनिस। इस वेनिस नगर के यात्री भूमध्य सागर के रास्ते टर्की तक अपने जहाज़ों के साथ आया करते थे, क्योंकि उस समय टर्की या तुर्की यूरोप और एशिया के रूप में एक व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक मंडी के कार्य के रूप में कार्य कर रही थी। अरब का व्यापारी एक रास्ता तो ये था कि वो भारत के तटों तक, खासकर ये कोचीन या कोरोमंडल तक आता था और भारतीय सामग्री को लेकर वाया पैदल ये इस रास्ते से टर्की तक पहुंचता था। तो एक ट्रेड का रूट ये था कि वो भारतीय सामान को तुर्की की मंडी तक भूमि के मार्ग से पहुंचा दिया करता था। और सामानों की अधिकांशता एक परंपरागत रूप से जो यूरोप में सर्वाधिक रूप से मांग की मसालों की, साथ ही सूती कपड़ों की, सुगंधित पदार्थों की और कुछ जड़ी बूटियों की, विशेषकर से इन्हीं वस्तुओं का यूरोप के अंदर बहुत मांग थी और खासकर के मसालों की यूरोप के अंदर बहुत मांग हुआ करती थी। और यूरोप की जो संपन्नता है वो भारतीय मसालों और सूती वस्त्रों की आयात और उनके द्वारा ही है। इस व्यापारिक गतिविधियों ने यूरोप को बहुत सक्षम और बहुत आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। अरब का व्यापारी भारतीय तटों से, भारतीय स्थानों से इन सामग्रियों को पैदल या भूमि के रास्ते से तुर्की ले जाता था और तुर्की की मंडी से ये वेनिस का व्यापारी यूरोप के वेनिस तक ले आता था और पूरे यूरोप में इसको सेल आउट करता था या इसको बेचता था। एक रूट ये था। दूसरा रूट ये था जो भारतीय तटों से समुद्र के रास्ते और लाल सागर के रास्ते, खास करके मिस्र के रास्ते, मिस्र होते हुए ये माल, ये सामान यूरोप तक पहुंचता था। वही रास्ता तुर्की का ही। तो आप कह सकते हो कि भारत से यूरोप तक सामग्री पहुंचाने के दो रास्ते थे या दो मार्ग थे। एक मार्ग था स्थल मार्ग और दूसरा मार्ग था जल मार्ग, जो लाल सागर होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। मुख्य बात यह है कि दोनों रास्तों से भारतीय माल यूरोप की मंडियों तक निरंतर पहुंच रहा था। और ये तब की घटना बता रहे हैं हम जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन नहीं हुआ था, अर्थात न तो पुर्तगीज भारत तक आ रहे थे और न ही कोई यूरोप का कोई व्यापारी या कोई देश के लोग सीधे भारत से व्यापार कर रहे होंगे। ऐसी कोई गतिविधियां नहीं थी। इस व्यापारिक गतिविधियों के मध्य में था अरबी व्यापारी जो स्थल मार्ग से व्यापार कर रहा था, या मिस्र का व्यापारी था जो भारतीय तटों तक आकर लाल सागर के रास्ते टर्की की मंडी में भारतीय माल पहुंचाया करता था और वो सामान पूरा का पूरा यूरोप
रास्ते से पहुंचकर यूरोप के बाजारों में बिकता था। इस व्यापारिक गतिविधियों से वेनिस का ये व्यापारी इतना संपन्न हुआ कि उसने दुनिया का सबसे सुंदर नगर वेनिस को बना दिया। जैसे आज भी पानी में बसा हुआ शहर अगर कहीं मिलता है और उसकी सुंदरता दिखती है या दिखाई पड़ती है तो वेनिस ही है। और पर्यटन का और व्यापारिक गतिविधियों का आज भी सबसे बड़ा विश्व का एक सेंटर है और एक आकर्षण आज भी बना हुआ है। लेकिन हम लोग तब की बात कर रहे हैं जब यूरोपीय गतिविधियां सीधे भारत से नहीं हुई थी और इस व्यापारिक गतिविधियों से वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने अपने आप को बहुत संपन्न कर लिया, बहुत मजबूत कर लिया और एक तरह से भूमध्य सागर के ऊपर अपनी मोनोपोली बना ली कि इस व्यापारिक गतिविधियों पर वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने तुर्की तक आते थे और तुर्की की मंडियों से सारा सामान जाकर यूरोप की मंडी में भेजा करते थे और पूरे यूरोप के हर घरों में भारतीय सामान पहुंचाया करते थे, जिससे वो संपन्न हो गए। इस सफलता का एक दूसरा जो पहलू था, दूसरा जो नजरिया था वो ये था कि वेनिस की सुंदरता, इटली की संपन्नता और जिनेवा के व्यापारियों की संपन्नता यूरोप के बाकी देशों भी देख रहे थे। ऐसा नहीं कि यूरोप के दूसरे व्यापारी या दूसरे लोग इस बात में इंटरेस्ट नहीं रखते थे या इटली को या वेनिस के लोगों को या जिनेवा के लोगों को खुली छूट दे रखी थी कि आप व्यापार करिए, हमारा देश में इंटरफेयर नहीं होगा। एक चीज ढूंढी जाती है इतिहास के कालखंडों में, इतिहास की व्याख्या में, कि क्या इटली और वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों का साम्राज्य या व्यापारिक हित अकेले क्यों था, बाकी देश के लोग यूरोप के और व्यापारी इस व्यापारिक गतिविधियों में सम्मिलित क्यों नहीं हो पाए, या क्यों नहीं इस तरह लाभ अगर था तो भारतीय यूरोप के देशों ने भारत के व्यापार से अपनी गतिविधियां क्यों नहीं बढ़ाई। उसका कारण ये है कि चाहे वो ब्रिटेन का हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो स्पेन का हो या दूसरे यूरोपीय देश हो, जब भी इस व्यापार में अपने आप को साझा करने के लिए सोचा उन्होंने, जब भी सोचा कि इस व्यापार में हम भी पार्टिसिपेट करें और तुर्की के मंडी तक पहुंचकर भारतीय सामान को लाकर यूरोप के बाजार में बेचा जाए, जब भी यूरोप का दूसरा व्यापारी अपनी नाव को लेकर या अपने छोटे जहाजों को लेकर इस भूमध्य सागर में आया, सो इटली के व्यापारियों ने दूसरे देशों की नावों को या तो डुबो दिया या तो लूट लिया। मैं रिपीट करता हूं इस सेंटेंस को कि जब भी यूरोप के दूसरे देशों के दूसरे व्यापारियों ने इस भूमध्य सागर के अंदर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए तुर्की की मंडी तक आने का प्रयास किया, तब वेनिस और जिनेवा के लोगों ने, व्यापारियों ने, या तो उनके जहाजों को लूट लिया या तो उनको डुबो दिया। अर्थात एक तरह से भूमध्य सागर के ऊपर, मेडिटेरियन सी के ऊपर इटली के, वेनिस के, जिनेवा के व्यापारियों का वर्चस्व था, मोनोपोली थी। दूसरे किसी देश के व्यापारी को ये लोग इस समुद्र मार्ग में या भूमध्य सागर के अंदर अपनी गतिविधियां ना करें और शून्य की मात्रा तक बना रखी थी। अर्थात पूरे भूमध्य सागर के ऊपर उनका कब्जा था, उनकी व्यापारिक गतिविधियां थी, इसीलिए ये संपन्न और संपन्न होते चले गए। लेकिन एशिया और व्यापार में अगर लाभ एक मात्रा तक बहुत अधिक है तो हमेशा व्यापारिक गतिविधियों को आकर्षित करता है, व्यापारियों को आकर्षित करता है कि वो इस रास्ते से ना सही किसी और रूट से भारत तक पहुंचा जाए ताकि इस व्यापार में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन ये बात यहाँ रुककर एक सेंटेंस दोहराना होगा कि ये गतिविधियां ईस्ट इंडिया कंपनी के या किसी भी यूरोपीय कंपनी के भारत स्थापित होने से पहले की है। अर्थात जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई उससे पूर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी है जो भारत के अंदर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर आई या वो करने लगी। ये वही बातें हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से पहले या ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से उसकी व्यापारिक गतिविधियों से पहले की है। हम लोग पहले लौटते हैं, अभी चर्चा कर रहे थे हम सब लोग कि इटली और इटली के व्यापारियों ने इस भूमध्य सागर के ऊपर
पूरा मोनोपोली स्थापित कर रखा था। तुर्की के बाजार से अपनी भारतीय माल को सामान कर लाकर यूरोप पे भेजा करते थे और बड़े मालामाल हुए, आर्थिक रूप से बड़े संपन्न हुए। और यूरोप के दूसरे देशों के दूसरे व्यापारी इस व्यापार में भाग लेने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन प्रयास सदैव निरर्थक रहा और हानिकारक रहा। ऐसा ही प्रयास यूरोप का एक देश जो भूमध्य सागर के बिल्कुल ऊपर और किनारे के ऊपर लगा हुआ है, जो अफ्रीका को छूता है, वह पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से एक यात्री 1487 ईस्वी में एडी के अंदर जब उसने देखा कि इस मार्ग में अहिंसा ज्यादा है, इटली के व्यापारी निरंतर इस मार्ग पर किसी अन्य दूसरे यूरोपीय व्यापारियों को ना जाने दे रहे हैं और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो भारत तक पहुंचने के एक नए रास्ते की खोज और उस व्यापार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 1487 के अंदर एक लिस्बन का व्यापारी, उसका नाम था डायस। ये लिस्बन से एक छोटी नाव लेकर और अटलांटिक सागर के किनारे किनारे अफ्रीका होते होते ये पहुंच गया साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक सिटी का नाम है केप टाउन। डायस अपनी नाव के साथ जो अटलांटिक सागर और अफ्रीका से लगे हुए तटों के साथ बढ़ता गया और अंततः पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका के शहर केप टाउन के अंदर। केप टाउन में उसे वो सब मिला क्योंकि भारत का साउथ अफ्रीका के साथ बहुत पूर्व से व्यापारिक संबंध रहा है। जब हम इंडस वैली के व्यापारिक व्यापार को देखते हैं तो गुजरात का लोथल बंदरगाह और अफ्रीका का सपोट्रा द्वीप लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए थे और वाह व्यापार गतिविधियां दोनों के पक्ष में थी, दोनों के लिए हितकारी थी। तो कोई नई बात नहीं है कि अफ्रीका के अंदर भारतीय सामान पाया जाता है। ये सिंधु सभ्यता के समय की गतिविधियां हैं और तब से दक्षिण अफ्रीका भारतीय से व्यापारिक रूप से जुड़ा हुआ था। जब डायस केप टाउन पहुंचा तो उसे वे सब मिला जिसे वो भारत का समझ रहा था, भारत का था भी। डायस ने एक छोटी नाव पर भारतीय सामग्री, जो मसाले थे, जो कपड़े थे या जो अन्य सामग्री थी, अपनी ही नाव को लेकर ये वापस निकला और जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया। अर्थात एक ऐसा कारनामा, एक ऐसी व्याख्या हुई जो भूमध्य सागर के अतिरिक्त एक नए रास्ते से दुनिया के यूरोप के बाहर किसी देश में पहुंचा जा सकता था। भले ही दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका का शहर केप टाउन था, वहां तक वो पहुंचा और सब सामग्री लेकर वो पुनः लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी पहुंचा। और जब इसने माल बेचा तो उसे ठीक ठाक इस व्यापार में खर्च किए पैसे के कंपेयर में उसे ठीक ठाक लाभ हुआ। यूरोप वालों के लिए आश्चर्य था, खासकर के पुर्तगाल वालों के लिए आश्चर्य था कि भारतीय सामग्री डायस को, इसका मतलब कि भारत में रहकर किसी अन्य स्थान में प्राप्त हो सकती है। इसी गतिविधि को आगे बढ़ाया 1496 ईस्वी में, बहुत मशहूर नाम है वास्को डी गामा। जब उसने डायस के व्यापारिक गतिविधियों के हित को देखा जो बहुत लाभकारी थी, उस लाभ को देखते हुए वास्को डी गामा ने यह निर्णय लिया कि जिस रास्ते से डायस गया है उसी रास्ते के साथ भारत तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, क्योंकि भूमध्य सागर अभी भी
इटली, वेनिस और जिनेवा वालों के कब्जे में था, इसलिए इस मार्ग पर अभी भी व्यापार करना किसी अन्य के लिए लाभप्रद या सुरक्षित नहीं था। इसलिए जिस मार्ग को डायस ने अपनाया था उसी मार्ग को वास्को डी गामा ने भी अपनाया था। वास्को 1496 में फिर से उसी रास्ते को अपनाया जिस रास्ते से डायस पहले आया था, अर्थात अटलांटिक सागर में उसने भी अपनी नाव डाली और लिस्बन से वो चला। वास्को डी गामा लिस्बन से 1496 में उसने भी अपनी यात्रा आरंभ की और उसी मार्ग का अनुसरण किया उसने जिस मार्ग से पहले डायस आया था, अर्थात अटलांटिक सागर के साथ दक्षिण अफ्रीका के बैंक के साथ किनारे के साथ उसने किनारा नहीं छोड़ा, उसी किनारे को पकड़कर वो आगे बढ़ता रहा। और जैसे डायस पहुंचा था केप टाउन, उसी प्रकार से वास्को डी गामा भी उसी रास्ते का, उसी मार्ग का अनुसरण करके वो भी केप टाउन पहुंच गया। और उसे बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि जहां तक मुझे पहुंचना है, जहां तक मतलब अगर इंडिया तक पहुंचना है तो ये वो जगह नहीं है जिसे इंडिया कहा जाए, ये वो जगह नहीं जिसे भारत कहा जाए। इस केप टाउन में उसको एक व्यक्ति मिला जो पहले से ही दक्षिण अफ्रीका में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को पहले से संपन्न कर रहे थे और बहुत पुराना लाभ की मात्रा में वो अफ्रीका और केप टाउन और दूसरे शहरों से जुड़े हुए थे। यहीं पे उनको एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये एस्पेरा के जो ढंग से मुसलमान थे और इन्हें समुद्र में यात्रा करने से किसी प्रकार का धार्मिक हानि नहीं थी, जैसा कि भारतीय हिंदुओं के ऊपर धार्मिक आरोप या एक नियम था कि वो समुद्र यात्राएं नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिक रूप से हिंदुओं के लिए समुद्र यात्रा करना धर्म के विपरीत गतिविधियां थी। पर दादा अब्दुल्ला के लिए ऐसा कोई अर्हता नहीं थी, उनके लिए उनका व्यापार सबसे ऊपर था। इसलिए बहुत समय से भारत से दक्षिण अफ्रीका को व्यापार लगातार कर रहे थे और ये वहीं उपस्थित थे। जब वास्को डी गामा को ये संज्ञान हो गया कि ये वो जगह नहीं है जिसे भारत या इंडिया कहा जाए, अर्थात इंडिया कहीं और है, और जब दादा अब्दुल्ला ने ये बात समझा दी कि इंडिया ये नहीं है अर्थात कहीं और है, तो क्यों ना वहां तक पहुंचा जाए। तो दादा अब्दुल्ला के साथ वास्को डी गामा ने खुले समुद्र में भारत की यात्रा करना आरंभ किया। जैसे जिस मार्ग को अपनाकर वो आए थे, दादा अब्दुल्ला के साथ उन्होंने खुले समुद्र में यात्रा आरंभ की और भारत तक, कोरोमंडल तक वो वास्को डी गामा और दादा अब्दुल्ला दोनों एक साथ पहुंचे। जहां तक वास्को डी गामा को पहुंचना था, अर्थात वास्को डी गामा का जो मुख्य स्थल था, जहां तक उसे पहुंचना था वह स्थल था भारत। और अगर पहले जो डायस जहां तक नहीं पहुंच पाया था, उसे अगर देखा जाए उस गतिविधि को अगर देखा जाए तो वास्को डी गामा वो व्यक्ति है जो भारत तक पहुंचने में सफल हुआ और एक भारतीय के साथ वो भारतीय कोरोमंडल तक पहुंच गया। अर्थात एक ऐसा स्थल जहां पर वास्को को पहुंचना था, वास्को वहां तक पहुंच गया, अर्थात वो भारतीय तट तक पहुंच गया।
वास्को के पास कंपेटिवली डायस की तुलना में बड़ी नाव थी। भारत के तट से उसने अपनी नाव को पूर्णतः भरा और जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वह पुनः अपने शहर लिस्बन वापस आ गया। अर्थात वास्को डी गामा एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार भारतीय तट तक सीधे पहुंचा। इसका एक लाभ भी है कि अब तक भारतीय सामग्री की जो यूरोप के अंदर पहुंच थी वो अरबों के माध्यम से थी। होता ये था कि अरब व्यापारी भारतीय तटों से, सूरत से, दक्षिण के तटों से सामान लेकर आता था और अस्तमार्ग तक अरब होते हुए तुर्की के मंडी तक पहुंचाता था और तुर्की वासी उसे यूरोप के बाजारों में बेच दिया करते थे, इटली और वेल्स के व्यापारियों के मध्यस्थता के रूप में। यह मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो भारत तक पहुंचने के लिए एक नई डिस्कवरी थी, अर्थात नई खोज थी। इससे पहले केवल और केवल भूमध्य सागर और लाल सागर के रास्ते भारतीय तटों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन इस मार्ग से एक लाभ ये हुआ कि भारत तक पहुंचने के लिए एक नए मार्ग की खोज हुई। ये मार्ग ऐसा था जो सीधे यूरोप से भारत समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते भारतीय तट तक पहुंचा दे रहा था, अर्थात बीच में कोई ब्रोकरशिप नहीं थी। अब दोनों घटनाक्रम को तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए, एक तो मार्ग ये है और दूसरा मार्ग ये है। इस ट्रेंड को समझिए कि वेनिस का व्यापारी या जिनेवा का व्यापारी तुर्की के मंडी में भारतीय सामान की खोज में आता था और वहां से लेकर वो यूरोप को भेजता था। बस यही समझिए कि ये है यूरोप का बायर, जो सामान को खरीदने वाला है। वेनिस के व्यापारी ने उसको बेचा होगा तो प्रथमतः अपना लाभ रखकर ही बेचा होगा, उसका अपना इस व्यापार में कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, तभी वो बेच रहा था और तभी वो संपन्न भी था। तो पहला जो लाभ पा रहा था व्यापारी गतिविधियों में वो वेनिस के जिनेवा का व्यापारी था। इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था तुर्की की मंडी, अर्थात तुर्की के लोग भी कुछ न कुछ अपना प्रॉफिट रखकर ही बेच रहे होंगे। तो पहला प्रॉफिट तो जिनेवा या वेनिस के लोगों ने उठाया, दूसरा बेनिफिट या प्रॉफिट तुर्की के लोगों ने उठाया। तुर्की के मंडी तक जो भारतीय माल पहुंच रहा था वो अरब का व्यापारी था। तो जाहिर सी बात है कि तीसरा आदमी भी कुछ ना कुछ अपना लाभ रख ही बेच रहा होगा। और अरब व्यापारी ये माल पा रहा था भारतीय तटों से, तो भारत का जो अपना आंतरिक व्यापारी था वो भी अपना प्रॉफिट रख के बेच रहा होगा। और भारतीय व्यापारियों से जो आंतरिक किसान का जो उपज थी, जो यहाँ का किसान था या फार्मर था या आंतरिक व्यापार की सबसे पहली इकाई थी, वो भी अपना कुछ न कुछ लाभ रखकर ही बेचा होगा। तो आप ट्रेड को समझिए, इस व्यापार में जो व्यापार स्थल मार्ग या इस मार्ग से हो रहा था उसमें 5 बार एक ही प्रोडक्ट पर, एक ही सामग्री पर 5 बार 5 लोग अलग अलग लाभ प्रॉफिट रखकर बेच रहे थे। अर्थात एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें प्रॉफिट शेयर एक से अधिक बार था। प्रॉफिट का जो शेयर था पहले भारत का आंतरिक व्यापारी, दूसरी बार उसी व्यापार में जो भारत का व्यापारी था वो, तीसरा लाभ अरबी व्यापारी का, चौथा लाभ तुर्की के व्यापारी का, पांचवा लाभ इटली के, वेनिस और यूरोप के दूसरे
व्यापारी जो जिनेवा तक फैले हुए थे उनके व्यापारिक हित को साथ रखा था। लाभ 5 बार एक ही सामान पर 5 लोग लाभ कमा रहे थे। अर्थात समझ लीजिए कि एक कोई प्रोडक्ट यहाँ पर 1 रुपये का बिका तो यूरोप की मंडी तक आते आते वो 6 रुपये का हो गया। अर्थात ये सामान महंगा पहुंच रहा था। 5 से 5 बार प्रॉफिट कमाने के बाद अगर उन्होंने इतनी ही मूल्य रखा, सेम प्रॉफिट की अगर मात्रा रखी तो वो 1-1 रुपया सब अगर लाभ रखा तो वो 6 रुपये का सामान जाकर यूरोप के आम खरीदार के ऊपर मिल रहा था। अर्थात एक महंगा सामान पहुंच रहा था। इसके बावजूद भी यूरोप के अंदर भारतीय मसालों, भारतीय मलमल, भारतीय सूती वस्त्रों, भारतीय छीट के वस्त्रों, भारतीय सुगंधित पदार्थों की बड़ी मात्रा में मांग थी और ये व्यापार निरंतर कभी रुका नहीं, सदैव चलता रहा। लेकिन जब इस व्यापारिक गतिविधियों पर पुर्तगालियों ने एक नए रास्ते की खोज कर ली तो जरा इस ट्रेंड को समझिए कि क्या प्रॉफिट का बंटवारा उसी रेशियो में है जिस रेशियो में जिनेवा और वेनिस के यात्रियों या व्यापारियों ने किया है। इस ट्रेंड को समझिए कि लिस्बन के व्यापारियों ने अपना माल यूरोप में बेचा तो एक प्रॉफिट इन्होंने रखा होगा, पुर्तगालियों ने अर्थात डायस ऑफ वास्को डी गामा ने। लेकिन एक प्रॉफिट के बाद जब ये अटलांटिक सागर में अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं तो कोई ऐसा बिचौलिया नहीं मिलता जिसको प्रॉफिट को शेयर कर सके। बिना शेयर दिए भारतीय तट तक चले आते हैं। अधिक से अधिक भारतीय व्यापारियों से उन्होंने एक प्रॉफिट देकर सामान को खरीद लिया। तो पहले के ट्रेन में जहां 5 बार प्रॉफिट कमाया जा रहा था, पुर्तगालियों ने जब नए मार्ग की खोज करी, भले ही मार्ग लंबा था, समुद्र के टाइड ज्वार भाटों की वजह से समुद्र के ये व्यापार थोड़े मुश्किल भरे थे, लेकिन क्योंकि तट से ही चल रहे थे, तट को छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए ये एक सुरक्षित मार्ग था। जब टाइड हाई हुई तो इन लोगों ने तटों पर अपने नाव को, ये जहाज को लगा दिया और सुरक्षित यात्राएं करते रहे। चूंकि यात्राएं बड़ी लंबी लंबी थी, सालों की थी, क्योंकि बहुत धीमी गति के जहाज थे, आज की तरह बड़ी तीव्र गति से चलने वाले जहाज नहीं हुआ करते थे, तो गति तेज थी तो सालों यात्राएं आरंभ रहती थी। एक आता था समुद्र कभी इस मार्ग में खाली नहीं है। समुद्र का मार्ग लंबा जरूर था, अधिक समय का जरूर था, लेकिन प्रॉफिट का शेयर पहले की पूर्व में बहुत कम था। अर्थात जो सामान यहाँ से खरीदा गया है वो यूरोप के मंडी तक लाते जाते उतना महंगा नहीं हुआ जितना कि पहले के ट्रेन में महंगा हुआ करता था। अर्थात पुर्तगालियों ने यूरोप के अंदर उसी सामान को इस वेनिस और जिनेवा की तुलना में बहुत सस्ता बेच दिया, बहुत सस्ता। इसका जो लाभ और हानि दोनों ट्रेंड अगर देखा जाए, लाभ ये हुआ कि यूरोप की मंडी में पहले से अधिक सामान उपस्थित हो गया और जिनेवा और वेनिस की यात्रियों की तुलना में यह सामान अधिक सस्ता हो गया। अर्थात इटली के व्यापारियों को इस व्यापारिक हित में अब लाभ नहीं रहा और चूंकि यूरोप के अंदर भी कुछ सस्ते सामान जो वही सामान थे जो पूर्व में इटली वाले बेचते थे, तो एक लाभ तो ये हुआ कि जिनेवा के और वेनिस के या इटली के व्यापारियों की तुलना में ये जो पुर्तगालियों की सामग्री, जो वही सामग्री है जो भारत से जाया करती थी और बड़ी मांग थी यूरोप के अंदर, वही सामग्री पुनः प्राप्त होने लगी जो यूरोप के आम खरीदारों के लिए जिनेवा और वेनिस की यात्रियों की तुलना में सस्ती थी। अर्थात ये पुर्तगाल का सामान अधिक मांग बढ़ गई और बहुत से कारण तुर्की का हैरेसमेंट हुआ, तुर्की के अंदर उस्मानिया सल्तनत का ह्रास होने लगा, जिसके कारण तुर्की की मंडी ने अपना स्थापत्य या अपनी ओजत खो दी। और दूसरे बहुत कारण है, भूमध्य सागर से व्यापार करना अब बहुत लाभकारी नहीं रह गया, क्योंकि ये सामग्री बहुत
सस्ती थी। इतिहासकार एक साथ ये लिखते हैं कि वास्को डी गामा को इस यात्रा के लाभ में, इस व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में कुल खर्चे का 60 गुना लाभ अर्जित किया। वास्को डी गामा ने जो सामग्री यहाँ से उठाई थी और जो पूरे आने जाने का खर्चा वास्को का हुआ था, उस खर्चे के अतिरिक्त जो उसे भेजा यूरोप के बाजार में, उससे उसने कुल लागत का 60 गुना अधिक प्रॉफिट कमाया। अर्थात ये एक बहुत लाभकारी प्रॉफिटेबल बिजनेस था, जिसमें थोड़ा जोखिम था, थोड़ा समय था, लेकिन प्रॉफिट की मात्रा बहुत अधिक थी। इस अधिक व्यापारिक हित को देखते हुए और इसका सामान सस्ता होने के कारण वेनिस का पूरा व्यापार डूब गया और वेनिस की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो गई। धीरे धीरे भूमध्य सागर इतना असुरक्षित नहीं रह गया और जब वेनिस के लोगों ने देखा कि ये व्यापार अब बहुत अधिक हितकारी नहीं रह गया है, तो उन्होंने बड़े आराम से भूमध्य सागर के जो जोखिम थे उसको छोड़ दिया। भूमध्य सागर पूरी तरह से प्लेन हो गया, एक तरह से खाली हो गया। तो आप कह सकते हो या समझ सकते हो अच्छी तरीके से कि जो जोखिम भरे रास्ते थे वो धीरे धीरे अब मुक्त हो रहे थे। और उस मुक्ति का कारण ये था कि वेनिस और जिनेवा अपने व्यापार में पूर्व की अपेक्षा लाभ न होने के कारण अब उस पर अपना स्थापत्य छोड़ रहे थे, अब वो अपनी मोनोपोली छोड़ रहे थे। अर्थात एक पहले से जो मार्ग नया खोला गया था, भारत तक पहुंचने के लिए वो मालूम ही था। दूसरा मार्ग यूरोप के व्यापारियों के लिए स्वेज नहर के खुलने के बाद एक लाल सागर के रास्ते में भारत तक पहुंचने के लिए आरंभ हो गया। ये वे गतिविधियां हैं, ये वे व्यापारिक हित है जो किसी भी प्रकार की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पूर्व भारत की गतिविधियां यूरोप से सीधे जुड़ी हुई थी। अर्थात पुर्तगालियों या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत अपनी गतिविधियों को लगातार व्यापार से यूरोप से जोड़े हुए था। आप कह सकते हो कि चाहे पुर्तगीज हो या डच हो या ब्रिटिशर्स हो या फ्रेंच हो, उसके पहले भी भारत का व्यापार यूरोप के साथ निरंतर हो रहा था। उस व्यापार को करने वाले इटली के जिनेवा और वेनिस के व्यापारी थे, जिसकी ईर्ष्या के कारण पुर्तगालियों ने एक नए मार्ग की खोज की, इसका नाम था वास्को डी गामा। इस व्यापारिक नई खोज ने भारत तक यूरोपियों को सीधे पहुंचाने के मार्ग को प्रशस्त कर दिया और फिर आरंभ हुआ भारत से सीधा व्यापार। उस सीधे व्यापार का अर्थ ये हुआ कि निरंतर यूरोप के लोग इस व्यापार में अधिक से अधिक रुचि लेने लगे और उस रुचि का कारण ये था कि भारत के अंदर वे लोग अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए निरंतर यात्राएं करने लगे। और फिर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों का पूरा व्यापारिक हित भारत के साथ साध्य हो गया। और फिर आरंभ हुआ भारत के अंदर प्रशासनिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद का आरंभ। ये अलग विषय है, अपने लेक्चर में इसको ब्रीफ कर लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ तक आपके लिए महत्वपूर्ण समझने की ये थी कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन से पूर्व भारत का व्यापार यूरोप के साथ निरंतर था। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के में ये लगातार समान अध्ययन के प्रश्न में कई बार ये पूछा हुआ है, प्रश्न है कि क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पूर्व भारत में या भारत से
यूरोपीय व्यापार हो रहा था या नहीं, कारण सहित व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न पूछा हुआ है असल में, इतिहास ऑप्शन में नहीं बल्कि ये प्रश्न पूछा हुआ है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में, मुख्य परीक्षा में। तो प्रीवियसली जो बात रूल डिस्क्राइब की गई, जो समझा गया, समझने का प्रयास किया गया, इस प्रश्न का उत्तर है। जो प्रश्न है कि क्या यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व पुर्तगालियों या दूसरी यूरोपीय कंपनियों के आने से पूर्व भारत का व्यापार यूरोप के साथ हो रहा था, नहीं। और अगर प्रीवियस मैप को देखा जाए तो बहुत स्पष्ट है कि इन व्यापारिक गतिविधियों के साथ भारत से यूरोप का निरंतर व्यापार हो रहा था, और इस व्यापार का लाभ अधिकांशतः यूरोप को था। यह अलग बात है कि इस व्यापार के अंदर अरब एक मध्यस्थ था। अरबों की मध्यस्थता के कारण यह व्यापार भारत और यूरोप के साथ निरंतर जुड़ा हुआ था। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर भी बहुत स्पष्ट है, इसी से लिखा नजर आता है कि अगर ये मैप सही तरीके से ड्रॉ किया गया है और इस मैप को सही तरीके से समझा गया है, अर्थात अगर ब्रीफ में लिखा हो, पॉइंट करना हो इसको, तो कह सकते हैं कि इटली के एक पॉइंट पे लिखूं ताकि इस सवाल को कैसे ड्रॉ किया जाएगा। इटली के वेनिस और जिनेवा के व्यापारी थे, जो उनका रास्ता था वो रास्ता था मेडिटेरियन सी, और जो व्यापारिक मंडी या प्लेस था वो था टर्की। इस व्यापार में जो मध्यस्थ या मीडियांकर था वो था टर्की तक लाने वाला अरब व्यापारी। अरब व्यापारी भारतीय सामान तुर्की तक पहुंचाता था, और तुर्की से वेनिस और जिनेवा के व्यापारी यूरोप तक पहुंचा दिया करते थे। तो जब इस सवाल की ड्राइंग हो तो इन पॉइंट्स को जरूर लिखा जाए। और ये मार्ग जो ये व्यापारिक ठीक दो तरह से था, एक स्थल मार्ग से था और दूसरा जलमार्ग से भी था, जो मिस्र होते हुए लाल सागर के रास्ते मिस्र होते हुए तुर्की की मंडी तक पहुंचता था, और तुर्की से फिर पूरे के पूरे यूरोप तक वो माल बिका करता था। तो इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में ये पूरी की पूरी ड्राइंग रही है। अगर मैप को सही तरीके से ड्रॉ किया जाए और नक्शे के आधार पर इस सवाल को ड्रॉ करने का प्रयास किया जाए, और अगर इन बिंदुओं को उसमें समाहित कर दिया जाए, तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर सही लेखन के साथ आरंभ हो जाएगा और पूरा का पूरा सवाल ड्रॉ हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम का होगा, और इस मुख्य एक अध्याय को समझने में इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लाभ होगा। इस ट्रेंड को समझने में भी आपको फायदा होगा। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि इस ट्रेंड के बाद जब यूरोपियों ने भारत के अंदर आगमित हुआ, और पहला जो यूरोप का देश था वो था पुर्तगाल, और पुर्तगाल ने किस तरह से अपनी गतिविधियां भारत के अंदर बढ़ाई, और किस प्रकार से वो भारतीय राज्य क्षेत्र में अपनी बस्तियों को, अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को स्थापित किया, और संगठित रूप से भारत के अंदर अपने प्रशासन को आरंभ किया और एक राज्य की स्थापना की। वहां से आरंभ होता है साम्राज्यवाद की गतिविधियां था। हम लोग अगले क्लास के अंदर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में
पुर्तगाल या शासन या पुर्तगीज का आगमन अगले अध्याय में संभवतः कल इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे या अगले वीडियो के अंदर इस बात को ब्रीफ करने का प्रयास किया जाएगा कि पुर्तगालियों के आने के बाद किस तरह से भारतीय स्थल पर उन लोगों ने अपने साम्राज्य की स्थापना की और अपनी व्यापारिक गतिविधियों से पुर्तगाल का हित किया और साथ साथ धर्म का फैलाव भी, ईसाइयत का फैलाव भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में और अफ्रीकी राज क्षेत्र के अंदर उन्होंने आरंभ किया। अर्थात पुर्तगालियों का आने का एकमात्र उद्देश्य केवल व्यापारिक हित साधना नहीं बल्कि धर्म का प्रचार भी था, अर्थात ईसाई मत का प्रचार प्रसार भी था। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसके बिहार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिए। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा।